बैठे बाकी लोग भी तुरंत ही खड़े हो गए थे। अब मैं चलता हूं, जल्दी मुलाकात होगी, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। ठीक है टाइगर। सभी मेंबर्स की हामी एक साथ गूंज उठी। सभी लोग अब धीरे धीरे घर से बाहर आने लगे। सभी सीनियर्स को वापस ले जाने के लिए उस किले के बाहर लाइन से गाड़ियां तैयार खड़ी थी। तो फिर मूवी देखने कब आ रहे हो टाइगर? लोकेश ने अभिनव के साथ बाहर निकलते हुए पूछा। रियल लाइफ में तो एडवेंचर खत्म हो रहे दो अंकल, फिर रियल लाइफ में भी देख लेंगे, अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मोंटी और अभिनव एक गाड़ी में बैठ गए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वहां पर मोंटी का प्राइवेट जेट तैयारी खड़ा था। कुछ ही देर में प्लेन हवा में था और मोंटी प्लेन के अंदर बार में। तुम्हारे लिए कुछ बनाओ? मोंटी ने अभिनव की ओर देखकर पूछा, जो कि खिड़की से बाहर बादलों को देखे जा रहा था। नहीं। अभिनव ने एक पल के लिए मोंटी को देखा और फिर अपनी नजरें खिड़की के बाहर घुमा ली। मोंटी भी उसे देखते हुए अपनी ड्रिंक लेकर सीट पर आकर बैठ गया। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी नाराज होता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी जो भी गलत फहमियां है, मैं उसे दूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने पिता पर ही लांछन क्यों ना लगाना पड़े। तुम मुझे अपना दोस्त तो नहीं मान पाओगे, लेकिन प्लीज अपना दुश्मन भी मत समझना। मोंटी ने अपने गिलास में से एक सिप लेते हुए कहा। अभिनव चुपचाप बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। मोंटी ने फिर से अभिनव से सवाल किया। मैंने सुना तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। मोंटी की आंखों में दिलचस्पी थी। अभिनव ने आह भरकर जवाब दिया। लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से बताऊंगा। फिलहाल तो इन पेपर्स के अलावा और कुछ है जो मुझे जानने की जरूरत है? मोस्ट लाइकली नहीं। उस लॉकर में तुम्हारे पिता की सारी प्रॉपर्टीज की फाइल्स थी। कुछ तो ऐसे भी थी जिन्हें कभी खोला ही नहीं गया था, मोंटी ने ड्रिंक करते हुए कहा। अभिनव ने हामी में सिर हिलाया। मोंटी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो समझ गया था कि उनके ग्रुप की कंपनीज का हाल बुरा क्यों था। लोकेश ने भी उसे कहा था कि मोंटी बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। सारी कंपनीज से तुम कांटेक्ट में रहते हो? अभिनव ने उसकी ओर देखकर पूछा। मोंटी ने आखिरी सिप लेकर ग्लास सामने टेबल पर रखा। ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, बस कभी कभी रानी से रिपोर्ट ले लेता हूं। हालांकि ऑयल रिफाइनरी पूरी मैं ही मैनेज करता हूं। अभिनव ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम ही उसे मैनेज करना और हर 3 महीने में मुझे डिटेल रिपोर्ट भेजते रहना। श्योर, थैंक्स, मोंटी ने स्माइल करते हुए कहा। कुछ ही मिनटों में वो फिर दिल्ली लैंड कर चुके थे। कार में बैठते ही मोंटी ने अपने फोन में रानी का नंबर डायल कर दिया। सिर्फ 1 सेकंड में ही रानी ने उसका कॉल उठा भी लिया था। गुड इवनिंग मोंटी सर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ। ये एक जरूरी आदमी का नंबर है, तुम इनसे बात कर लेना, मोंटी ने कहा। जी सर, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी बात किससे होने वाली है? रानी खुश होकर चिल्लाने लगी। वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हें उनका नंबर सेंड कर रहा हूं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कांटेक्ट कर लेना, मोंटी ने एडवाइस दी। जी जी सर, आप सेंड कर दीजिए, मैं अभी उनसे कांटेक्ट कर लूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ तुमने उसे मेरा नाम नहीं बताया, बेचारी हार्ट अटैक से मर जाती। अभिनव ने मोंटी के फोन की ओर देखकर कहा। इसका पता नहीं, लेकिन तुम जिंदा हो ये जानकर मुझे जरूर खुशी हो रही है, और तुम्हारे वापस आ जाने से तो और भी ज्यादा, मोंटी ने ईमानदारी से कहा। अभिनव ने भी हामी में सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कंपनी में कोई जासूस बैठा है, इसलिए बी केयरफुल। किसी को पता नहीं लगना चाहिए मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में, मोंटी ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। डोंट वरी, जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं होगा, मोंटी का वादा है। वैसे तुम्हारा नंबर तो दो, रानी को भी सेंड करना है। अभिनव ने अपना फोन निकालकर वायरलेसली मोंटी के फोन में कांटेक्ट शेयर कर दिया। मोंटी ने वो कांटेक्ट रानी को तुरंत सेंड भी कर दिया और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही अभिनव के फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आ गया। हेलो मिस्टर गढ़वाल, प्रोटॉन पब्लिशर्स की सेक्रेटरी रानी बोल रही हूँ। फोन की दूसरी साइड पर रानी की फर्जी एक्साइटमेंट अभिनव अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। हेलो रानी, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर, आप जिंदा हो? रानी ने कांपते हुए होठों से कहा। इतने सालों बाद इस नाम को सुनकर रानी ऊपर से नीचे तक कांप उठी थी।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अभिनव के हाथ में उसकी कंपनीज का कंट्रोल आ चुका था, जिसके चलते अब प्रोटॉन पब्लिशर्स की सेक्रेटरी रानी ने भी उससे कांटेक्ट कर लिया था। हेलो रानी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंपनी की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करने हैं, तो तुम उन चेंजेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी रहना। सेकंड, मुझे मोंटी से सुनने को मिला है कि तुमने एलेक्स कॉर्पोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभिनव ने जानबूझकर अपनी आवाज भारी रखी ताकि रानी को उसकी डबल आइडेंटिटी को लेकर शक ना हो। जी सर, हमने अभी वो डील फाइनलाइज की है, रानी ने अपने आप पर गर्व करते हुए कहा। गुड गुड, अब एक काम करो, एलेक्स कॉर्पोरेशन के उस हेड सनी को फोन लगाओ और उसको बोलो कि हमें उसके साथ काम नहीं करना है, डील कैंसिल, अभिनव ने ऑर्डर देते हुए कहा। क्या सर, अचानक ये डील? रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जितना कह रहा हूं बस उतना कर दो। क्यों, क्या, कैसे? मैं वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास वैसे भी अभी बहुत काम बाकी है करने को, अभिनव ने उसे प्रोफेशनली डांटते हुए कहा। रानी अभी भी उससे डील कैंसिल करने की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन उसके पास टाइगर के सामने दोबारा बोलने का हक नहीं था। ठीक है सर, रानी ने धीरे से कहा, जिसके बाद उसे फोन कट जाने की आवाज सुनाई थी। क्या बात है, तुम एलेक्स के साथ वाली डील क्यों कैंसिल कर रहे हो? अभिनव के पास बैठे मोंटी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। ऐसे ही, नाम अच्छा नहीं लगा मुझे उस कंपनी का, अभिनव ने स्माइल करते हुए कहा। इसी वक्त मोंटी का फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो वो रानी का था। अभिनव ने उसे फोन स्पीकर पर रखने का इशारा किया। हेलो, यस रानी। मोंटी सर, सॉरी आपको डायरेक्टली कॉल कर लिया। मैं बस यही इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मिस्टर गढ़वाल ने एलेक्स कॉर्पोरेशन के साथ डील करने से इनकार कर दिया। एक्चुअली ये डील हमारी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकती थी। रानी की आवाज धीमी होती चली गई। तो इसमें मैं अब क्या करूं? मुझे क्यों कॉल किया है? मोंटी ने भौं ऊपर करते हुए पूछा। सर, अगर आप एक बार इस बारे में टाइगर सर से बात कर लेते तो, रानी डरते हुए मोंटी से कहने लगी। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मोंटी उस पर भड़क उठा। आर यू सीरियस रानी? तुम्हें पता नहीं क्या टाइगर के ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? और वैसे भी बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं, अगर हम ये टाइगर पर ही छोड़ दे तो सबके लिए बेहतर होगा। मोंटी ने ये बात कहते हुए अभिनव की ओर देखा, जो बिना किसी इमोशन के उसे ही देखे जा रहा था। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस कंपनी के लिए ही। रानी तुरंत ही फोन पर गिड़गिड़ाने लगी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर अभिनव के चेहरे पर हंसी आए जा रही थी। लिसन रानी, एक एडवाइस दे रहा हूं, टाइगर के रास्ते के बीच प्लीज मत आओ। उस बंदे का गुस्सा बहुत तेज है, एक छोटी सी चूक और वो तुम्हें फायर भी कर सकता है, मोंटी ने गहरी आवाज में रानी को समझाते हुए कहा। अभिनव अभी भी मुस्कुराता हुआ खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। ठीक है मोंटी सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अब बस प्लीज अभी जो हमारी ये बात हुई है ना, इसके बारे में टाइगर सर को मत बताना। रानी की बॉसी आवाज आज पतली होकर रिक्वेस्ट कर रही थी। मोंटी ने उसकी मजबूरी पर आह भरी और फिर धीरे से एक बात कहते हुए फोन काट दिया। सॉरी रानी, लेकिन टाइगर अभी साथ में ही है और उन्होंने ये सारी बात सुन ली है। मोंटी की आखिरी लाइन सुनते ही अभिनव और भी जोर से हंस पड़ा। मोंटी भी उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोल पड़ा। इसी टेक्निक से तो आज इतनी सारी कंपनीज खड़ी हो सकी है अभिनव। बस कानून पता नहीं क्यों इसे माफिया का नाम दे देता है। जो भी है, अच्छा तरीका है, अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने फिर देखा कि मोंटी अभी भी उसी की ओर देखे जा रहा था। क्या बात है? उसने कहा। मैं तुम्हारा सेकंड इन कमांड हूं टाइगर। मोंटी ने धीरे से ग्रुप में अपनी पोजीशन का कंफर्मेशन मांगा। अभिनव ने उसकी ओर एक पल के लिए देखा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ फोन से कम्युनिकेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नो प्रॉब्लम, मोंटी ने हामी भरी और फिर अपने बैग में से एक स्पेशल फाइल निकालकर अभिनव को थमा दी। एक और फाइल बच गई थी तुम्हें देने के लिए। अभिनव ने उस फाइल को देखते हुए पूछा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है अब, और मुझे पहले क्यों नहीं दी? मोंटी ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो अभिनव के फाइल खोलने का इंतजार करने लगा। अभिनव ने भी फाइल खोली
और दूसरे पन्ने पर उसे एक ब्लैक कार्ड दिखाई दिया। ऐसा कार्ड तो मुझे अकरम ऑलरेडी दे चुका है। अभिनव ने उस कार्ड को निकालते हुए कहा। नहीं, ये कार्ड उससे भी ज्यादा कीमती है, एक बार गौर से देखो। मोंटी ने अभिनव का कंफ्यूज चेहरा देखते हुए कहा। अभिनव ने जब गौर से देखा तभी उसे एहसास हुआ कि यह कार्ड अकरम के दिए हुए कार्ड से भी कीमती था। जहां अकरम के कार्ड पर सोने की धारियां चल रही थी, वही इस कार्ड पर बहुत ही छोटे छोटे डायमंड्स एक लाइन में जमे हुए थे। इस कार्ड की लिमिट 1000 करोड़ रुपए है अभिनव। मोंटी ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे पापा ने यह कार्ड तुम्हारे लिए पहले से बनवा रखा था, मोंटी ने आगे कहा। 1000 करोड़ रुपए सुनते ही अभिनव के कान सुन पड़ गए। हालांकि फिर उसके मन में यह भी सवाल आया कि उसकी टोटल नेटवर्थ क्या थी। एक बात बताओ मोंटी, मेरी नेटवर्थ क्या है? वेल, नेटवर्थ काफी हद तक तुम्हारी कंपनीज की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर बहुत ही रफ एस्टिमेट लगाए तो सारे एसेट्स, स्टेक्स मिलाकर तुम्हारी नेटवर्थ 80-90 हजार करोड़ होनी चाहिए। मोंटी ने मोटा मोटा अंदाजा लगाया, जिसे सुनते ही अभिनव की आंखों में चमक आ गई। इसका मतलब मैं बिलियनियर तो हूं? हाँ, ऑफ कोर्स। 80-90 हजार करोड़ रुपए, यही कुछ 10-11 बिलियन डॉलर्स होंगे, मोंटी ने सिर हिलाते हुए कहा। अभिनव मोंटी से नजर हटाकर फिर से नीचे फाइल की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर भले ही कुछ खास इमोशंस नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। फाइल में उसने कुछ पन्ने और पलटाए तो उसे कुछ और कार्ड्स नजर आए। अब ये कार्ड्स किस लिए है? मोंटी ने उन कार्ड्स की ओर एक नजर डाली और कहा, ये कार्ड्स तुम्हारी उन कंपनीज के लिए है जिसमें तुम शेयर होल्डर हो। वैसे मुझे पता नहीं कि इन कार्ड्स का एग्जैक्टली इस्तेमाल क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि इन कार्ड्स की मदद से कंपनी के स्टॉक को लिक्विड करके कैश निकालना आसान है। अच्छा? अभिनव ने मोंटी की इंफॉर्मेशन पर सिर हिलाते हुए कहा। गाड़ी में बैठे हुए उन्हें काफी वक्त हो चुका था और दिल्ली का ट्रैफिक पार करके वो फाइनली गुड़गांव पहुंच चुके थे। मोंटी ने अभिनव के कहने पर उसे उसकी कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज पर छोड़ दिया था। हालांकि फिलहाल कंपनी के अंदर जाने से अभिनव हिचकिचा रहा था। उसे पता था कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम हो जाने के बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं होने वाली थी। साथ ही वो सूटकेस भी फिलहाल उसके साथ था, जिसमें उसकी 90,000 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी के कागजात थे। भले ही अभिनव का दिमाग उसे काम पर वापस जाने के लिए मजबूर कर रहा था, पर उसके मन ने इनकार कर दिया था। इसीलिए वो कंपनी में घुसने के बजाय सीधा पार्किंग लॉट गया और वहां से अपनी गाड़ी लेकर अपने पुराने घर चला गया। अभिनव को महसूस हुआ कि इन सभी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए उसे फिलहाल एक घर खरीदने की भी जरूरत थी। अपने पुराने घर पहुंचते ही अभिनव सूटकेस लेकर अंदर भाग गया। इसी हड़बड़ाहट में उसने नोटिस ही नहीं किया कि एक गाड़ी उसका कब से पीछा कर रही थी और उसमें से 3 लोग उतरकर अब उसके घर की तरफ आ रहे थे। सुबह से इसके पीछे घिस रहे थे, अब विलास। उनमें से एक आदमी ने कहा, पक्का यही है ना वो? कोई और हुआ तो फालतू का मैटर हो जाएगा। दूसरे ने कहा, हाँ यही है, देवेन सर ने इसका फोटो भी भेजा था। इन तीनों को वैभवी के बॉयफ्रेंड देवेन ने ही भेजा था अभिनव पर हमला करने के लिए। देवेन अभिनव से अपनी उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था जो उसे पिछली रात लोकेश के सिनेमा हॉल में झेलनी पड़ी थी। तीनों बदमाश अभिनव का पीछा करते हुए उसके पुराने घर के करीब पहुंच चुके थे। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि अभिनव की उस खटारा गाड़ी के चारों ओर कैमरास लगे हुए थे, जो गाड़ी बंद होने पर भी अपने आसपास किसी तरह की भी मोशन देखकर उसे रिकॉर्ड कर लिया करते थे। अभिनव ने घर का दरवाजा खोलते ही सूटकेस साइड में रखा कि तभी उन तीनों ने उसके सिर पर क्रिकेट के बैट से जोरदार हमला कर दिया। सर पर चोट खाते ही अभिनव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तीनों बदमाशों ने तुरंत ही बेहोश पड़े अभिनव को उठा लिया और उसे ले जाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में पटक दिया। अभिनव की गाड़ी के कैमरे में यह पूरा नजारा रिकॉर्ड हो चुका था। कुछ देर बाद अभिनव को धीरे धीरे होश आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके सिर से किसी तरह का लिक्विड टपक रहा था और वो बहुत जोर से दुख भी रहा था। उसका पूरा बदन भी पसीने से भीग चुका था और हाथ पैर जकड़े हुए महसूस हो रहे थे। आंखें पूरी तरह खुलते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह ना तो उसके पुराने घर की थी, ना ही उसके ऑफिस की। ये कोई घिसा पिटा बेसमेंट था जहां पर दुनिया भर का कबाड़ पड़ा हुआ था। और उसी कबाड़ को देखते हुए अभिनव के सामने अचानक
एक काली टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हुआ एक हट्टा कट्टा आदमी सामने आ गया। कौन है? उस आदमी को देखते ही अभिनव उसके ऊपर चिल्ला पड़ा। गुंडे हैं और गुंडों से सवाल जवाब नहीं करते। तेरी माँ ने तुझे ये बताया नहीं क्या? वो आदमी ये बोलकर हंस पड़ा। अभिनव की आंखें अब पूरी खुल चुकी थी और उसने नोटिस करा कि उस जगह पर 3 लोग और मौजूद थे। अच्छा, किडनैप किया है मुझे। बल्लू, वो मोटी वाली लाठियां लेकर आना जल्दी। अभिनव के सामने खड़े गुंडे ने अपने आदमी को ऑर्डर दिया। कितने पैसे चाहिए तुझे? अभिनव ने पूछा। इस बात पर वो गुंडा जोर से हंस पड़ा। अगर पैसे ही चाहिए होते तो दिन दहाड़े लूट लेते तुझे, समझा? आज किडनैप तो तुझे बजाने के लिए किया है, ताकि तुझे ये याद रहे कि देवेन भाई से क्यों पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो तू देवेन का कुत्ता है? अभिनव ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर गुंडे का पारा चढ़ गया और उसने अभिनव को गले से पकड़ लिया। क्या बोला बे? औकात में रह अपनी, नहीं तो जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। अबे तू अपनी सोच, जानता भी है मैं कौन हूं। अगर जरा भी खरोच आई ना, बाढ़ आ जाएगी गुड़गांव में खून की। अभिनव की धमकी सुनकर उस गुंडे ने उसका गला छोड़ दिया और वो फिर जोर जोर से हंसने लगा। ये डिलीवरी वाला है पर डायलॉग मस्त मारता है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पीट पीट कर रफीक भाई के पास पार्सल कर देते हैं मुंबई। क्या पता रफीक इसको बढ़िया एक्टर वैक्टर बना दे। सभी गुंडे ठहाके लगाने लगे और इसी बीच बल्लू नाम का उसका आदमी 5-6 मोटी लाठियां उठाकर आ भी गया। अभिनव उन गुंडों से लड़ भी लेता अगर उसके हाथ पैर मजबूती से ना बंधे होते तो। इसीलिए इससे पहले कि वो गुंडे उसे मारना शुरू कर दे, उनसे शांति से बात करने में ही समझदारी थी। रुक जा, अभिनव अचानक चिल्ला पड़ा। तेरे लिए मैं एक अच्छा ऑफर बनाता हूं, तू मुझे छोड़, मैं तुझे डबल पैसा दूंगा। पैसों से बिकने वाले गुंडे लगता है क्या हम तुझे, हैं? ए सुनो सभी लोग, मार मार के पल्प बना दो, फिर इसको देवेन भाई के सामने ले जाकर पटक देंगे। काली टी शर्ट पहने उस हट्टे कट्टे गुंडे ने चिल्लाया, जिसकी तुरंत बाद ही उसके सारे आदमी बल्लू के हाथ से लाठी उठाकर अभिनव की ओर दौड़ पड़े। चेयर पर बंधा हुआ अभिनव अब उन गुंडों से कैसे निपटने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।